नमस्कार। स्वागत करते हैं आज के इस पहले पॉडकास्ट एपिसोड में जनकपुर और पुपरी के प्रसिद्ध साहित्यकार, नाटककार, रचनाकार व संपादक एवं रंगकर्मी श्री राम बाबू नीरम जी का स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं पुपरी पेज और पुपरी पेज के संचालकों नवीन नयन जी, प्रवीण कुमार जी और हमारे साथ बैठे हैं अभिषेक कुमार सर, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। इस प्रथम एपिसोड में उन्होंने मुझे मौका दिया, यह मेरा सौभाग्य है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज मेरा इंटरव्यू मेरी तीसरी पीढ़ी मुझसे ले रही है। यह बहुत ही सुखद क्षण है, सुखद पल है। इसके लिए मैं पुनः अभिषेक का धन्यवाद करता हूँ। अब सर मेरे लिए भी बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मैं आपका पॉडकास्ट कर पा रहा हूँ पुपरी पेज के माध्यम से। सर आप मुझे अपने स्टार्टिंग के दौर की कहानी बताएं, जब आप पहली बार लेखन के क्षेत्र में, चाहे नाटकर्म के क्षेत्र में अपना कदम रखे थे। मैं लेखन कार्य अपनी किशोरावस्था से, बल्कि समझिए बाल्यावस्था से करता आ रहा हूँ। लेखन की प्रेरणा मुझे रामलीला मंडली से। मुझे याद है कि पुपरी में रामलीला मंडली आया करती थी, नौटंकी आया करती थी। वो एक दौर था जो हम लोग जमीन से जुड़े हुए थे, अपनी संस्कृति से जुड़े हुए थे, अपने संस्कार से जुड़े हुए थे। तो रामलीला देख करके मुझे प्रेरणा मिली कि मैं भी कुछ बन सकूं, कुछ कर सकूं। अपने कुछ दो चार मित्रों के साथ एक चौकी लगाकर मैंने आरंभ किया रामलीला से। उन दिनों मैं देखने में काफ़ी खूबसूरत था, तो मेरे मित्र मुझे कहे कि सीता का रोल तुम ही करो। चलो भाई, सीता मैं बन गया। इस तरह से दो चार बार ये रामलीला करते करते स्वतः मेरे मन में आया कि मैं कुछ लिखूं और इसका स्वतः मंचन करूं अपने से मंचन। तब मैं कुछ संवाद लिखने लगा और अपने कुछ सहपाठियों के साथ। उन दिनों मैं मारवाड़ी स्कूल में पढ़ रहा था, लगभग 5वां या 6ठा क्लास में था मैं। मेरा पहला नाटक जो हुआ वह उन्हीं दिनों हुआ, जिसका नाम था नौकरी। सामाजिक बुराइयों पर आधारित, सामाजिक शोषण पर आधारित, अमीरी और गरीबी बीच को दर्शाने वाला नाटक। स्टेशन रोड में मैंने नुक्कड़ नाटक की तरह किया था उसका प्रदर्शन, और वो काफ़ी सफल हुआ। इससे मुझे काफ़ी प्रेरणा मिली और तब मैं कई नाटक लिखता चला गया। और उन्हीं दिनों जब मैं फिर पुनः मारवाड़ी स्कूल से निकल करके एलएम उच्च विद्यालय में पहुंचा, तब वहाँ दुर्गा पूजा में स्टेशन पर जो दुर्गा पूजा होता है वो सदियों से होता चला आ रहा है। उसमें परंपरा थी नाटक करने की, नाटक खेलने की। उन दिनों भारतीय हिंदू नाट्य कला परिषद हुआ करता था। पुपरी गांव के वरिष्ठ नाट्यकर्मी कालीकांत मिश्र, भाई शेखर मिश्र, ब्रह्मचारी नारद जी महबूब, ये सारे लोग उस नाटक के मजे हुए कलाकार हुआ करते थे। और राम प्रमोद मिश्र जो मारवाड़ी मिडिल स्कूल जो मेरे गुरु रह चुके हैं, मारवाड़ी मिडिल स्कूल के प्रधानाध्यापक थे, वो भी मजे हुए करते थे। उन लोगों से भी मुझे काफ़ी प्रेरणा मिली। उसी दौरान स्टेशन पर एक नाटक होने वाला था, महिषासुरवध, माँ दुर्गा की कहानी पर आधारित वो नाटक था। उसमें दुर्गा के रोल के लिए कोई पात्र नहीं होता। भाई शेखर जो मेरे गुरु थे, राम प्रमोद मिश्रा जी मेरे गुरु थे, कालीकांत मिश्र मेरे बहुत ही आदरणीय थे, मेरे अभिभावक थे। उन लोगों ने मुझ पर दबाव डाला कि तुम दुर्गा का रोल करो। मैंने अनिच्छा से, क्योंकि मैं स्त्री पात्र की भूमिका निभाना नहीं चाहता था, लेकिन गुरुजनों का आदेश था, दबाव था, मैंने उनका की। और उसमें महिषासुर का रोल किए थे ब्रह्मचारी नारद, देवेंद्र मिश्र भी उसमें थे एक रोल में। तो एक वो टीम बन गई उस समय नाटकों की, और मुझे प्रथम बार एक भारी भरकम रोल में
बड़े रंगमंच पर उतरने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और अभी भी स्मरण है कि मेरे तलवार के बार से बनताई नारायण बाबू का अंगूठा कट गया था, जो यादगार बन गया और बराबर दिखाया करते थे। सर तो ये नाटक का एक सिलसिला चलने लगा। उन दिनों परिवार की तरफ से बहुत ज्यादा दबाव रहा होगा कि शिक्षा के प्रति और साहित्य को लेकर के नाटक तीनों को साथ में कैसे आप आगे की ओर अब मैं बतलाऊं कि उन दिनों में जिस समय मैंने ये महिषासुर वध नाटक किया तो उस समय मेरी उम्र लगभग 13 या 14 वर्ष की रही होगी। 8वीं या 9वीं कक्षा का मैं छात्र था। तो मेरे बड़े भैया रघुनाथ जी वो भी समाजवादी रहे हैं, भाई शेखर जी के साथ सहयोगी रहे हैं, वे मेरी गार्जियन थे। उन्होंने कहा कि अब नाटक उटक बंद करो, तुम नाटक करने से कुछ नहीं होगा, आप पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो। तो मैंने 3-4 वर्षों तक, जब तक मैं मैट्रिक नहीं कर गया तब तक मैंने नाटक करना बंद कर। सर मैंने आपके बारे में अध्ययन किया, वहां से मुझे पता लगा कि आपको मोहन राकेश नाट्य सम्मान दिल्ली सरकार के साहित्य कला परिषद द्वारा आप बिहार के प्रथम लेखक साहित्यकार या नाटककार बोलूं उन्हें प्राप्त हुआ। तो उस समय का आप अपना खुशी आप बताएं कि जिस समय आपको ये पता चला, सूचना मिली कि आप बिहार के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें मोहन राकेश नाट्य सम्मान दिल्ली सरकार के द्वारा आपको पत्र के द्वारा जब पता चला, तो उस समय का आप खुशी बताएं सर। उन दिनों मेरे एक मित्र हुआ करते थे रामेश्वर पांडे पतंग। हम दोनों आदमी मिलकर के एक पत्रिका निकालने लगे, वर्तिका। तो उन्होंने मुझे एक विज्ञप्ति दी दिल्ली सरकार की ओर से कि मोहन राकेश सम्मान के लिए नाट्य की पांडुलिपियां आमंत्रित की जाए। मैं बड़ा असमंजस में था कि मैं कौन सा नाटक दूं। इसके पहले मैं कई नाटक लिख चुका था, कई नाटकों का मंचन प्रदर्शन कर चुका था, काफी खट्टे मीठे अनुभव भी मुझे प्राप्त हुए। तो मैं कि नहीं, कुछ नया कुछ किया जाए। तो मेरे जहन में एक कहानी का प्लॉट था, वो कहानी वर्तिका में छप चुकी थी, छोटी कहानी, राजगिरी की नगर विभूषिका। जैसे आचार्य चतुर्सेन की वैशाली की नगर वधू, जो काफी विख्यात उपन्यास रहा है, तो उसी तरह से अम्बपाली की तरह ही पाटलिपुत्र में शालवती थी जो नगर वधू थी। उसके कैरेक्टर को मैंने काफी गहराई से अध्ययन किया और उसी पर मैंने वो नाटक लिखा। वो नाटक को मैंने वहाँ भेज दिया और यह मेरा सौभाग्य रहा कि वो नाटक स्वीकृत कर दिया गया और मुझे मोहन राकेश सम्मान से सम्मानित किया गया। ये 2003 की बात है। उन दिनों तक ये मोहन राकेश सम्मान किसी भी बिहारी लेखक को नहीं मिल पाया था। आप बिहार के प्रथम मैं नाटककार था और उस नाटक का मंचन परिषद के ही कलाकारों द्वारा दिल्ली के सबसे बड़े ऑडिटोरियम श्री राम आर्ट सेंटर में किया गया था। और उस समय मैं कैसे कैसे मैं यहाँ पहुँच गया, कैसे कैसे मैं मेरी नाटक ये जहाँ मंचन हो रहा है, इस स्तर तक पहुँचने के लिए ये मुझे खुद आश्चर्यचकित करने वाली बात थी। चारों ओर से मतलब पूरे देश के लोगों ने मुझे घेर लिया कि आप कैसे लिखे इतना अच्छा नाटक। मैं क्या जवाब देता कि ये तो नाटक मन की अनुभूति है जो प्रकट हो। सर मैं आपके बारे में अध्ययन किया तो वहां से पता लगा आपने अभी तक 350 प्लस कहानियां और आपने अभी हाल फिलहाल 6ठा उपन्यास का लोकार्पण किया था। तो सर आपके जो विपरीत में मतलब पास्ट में जो 350 कहानियां, उसमें से सबसे ज्यादा आपको परेशानी कहाँ पे आई, कौन सी कहानी में? उस कहानी का थोड़ा सा जिक्र करेंगे सर आप। मैं पहले बता चुका हूँ कि आरंभ में मैं नाटक लिखा करता था। लगभग 15-16 नाटक मैं लिख चुका हूँ और लगभग सभी के सभी नाटक प्रकाशित है और मंचित हो चुके। फिर मेरे दिमाग में एक बात आई कि नाटक के बाद मैं थोड़ा कहानियों की ओर मुड़ूं। वो दौर था 1900, ये इमरजेंसी का दौर था, देश में आपातकाल लागू थे। इंदिरा गांधी के समय में आपातकाल लागू थे। मतलब पत्रकारों, साहित्यकारों, राजनीतिज्ञों, विरोधियों से लेकर सबको कुचला जा रहा था। खास तौर से पत्रकार और साहित्यकार को तो एकदम नेस्त नाबूद करने की स्थिति पैदा हो गई थी आपातकाल में। ऐसी तानाशाही तो हम लोगों ने नहीं देखा था जो दौर हम लोगों ने देखा।
उसी दरमियान मैंने एक कहानी लिखी थी, राजनीति, और एक और कहानी लिखी थी, बुधवा की माँ। जबकि उस समय अधिकांश पत्रिकाएं बंद हो चुकी थी, मैं भी पत्रिका निकाल रहा था एक ध्वनि करके, उस पत्रिका को भी मुझे बंद करना पड़ा। पर अफसोस चाहिए, ये बहुत लंबी कहानी है, मैं उसका जिक्र यहाँ नहीं करना चाहता हूँ। तो वो राजनीति कहानी वर्तमान उस दौर की वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर आधारित थी, और वो कहानी पटना से निकलने वाली आपकी पसंद पत्रिका में छपी। प्रथम छपने वाली मेरी कहानी वही थी, राजनीति। और दूसरी कहानी बुधवा की माँ भी उसी दौर में दिल्ली से निकलने वाली कथा लोक पत्रिका में छपी, और वो कहानी इतनी पसंद आई पाठकों को, उसके साथ साथ कथा लोक के संपादक हर्षचंद्र जी को, कि उन्होंने मुझे अपने कथा लोक पत्रिका का नियमित लेखक बना दिया। किसी पत्रिका में नियमित पाठक होते हैं, और मैं नियमित लेखक बन गया। और वो दौर था ऐसा जिसमें साहित्यकारों को कुचला गया, फिर भी साहित्यकार उभरते चले गए, और ये साबित कर दिया कि साहित्य सबसे बड़ी चीज। हर्षचंद्र जी ने मुझसे कहा कि आप प्रत्येक अंक में आपकी एक कहानी चाहिए, और वो पारिश्रमिक के तौर पर मुझे प्रत्येक पेज 200 रुपये के हिसाब से दिया करते थे। तो ये प्रथम मेरा ये था कि कहानी के लिए मुझे एक अनुबंध मिला कि प्रत्येक अंक में आपकी कहानी छपी, और ये मेरे लिए गौरव की बात है कि कथा लोक में मेरी 70 से परस कहानियाँ छप गई, और ये कथा लोक की ओर से मुझे मानद लेखक के रूप में सम्मानित किया। उसी दौर में मेरी कहानी छपी, औरत न होने का दर्द। औरत न होने का दर्द एक ऐसी कहानी थी जिस पर किसी भी लेखक का ध्यान अब तक नहीं गया था। एक किन्नर की त्रासदी, वो त्रासदी जब वो अपने घर से बहिष्कृत कर दी जाती है, घर से निकाली जाती है, उस समय उसका जो मनोभाव होता है, उसको जो मैंने व्यक्त किया, जो महिलाएं, जो लड़कियां मेरी इस कहानी को अभी भी पढ़ती हैं तो उनकी आंख से आंसू आते हैं। और ये मेरा सौभाग्य है कि वर्ष 1990 की दशक की सर्वश्रेष्ठ कहानी के रूप में मेरी इस कहानी का चयन किया गया, और अलीगढ़ से ग्रंथायन प्रकाशन समूह ने प्रथम कहानी के रूप में, सर्वश्रेष्ठ कहानी के रूप में उसका कहानी संग्रह में चयन किया, जिसे पीजी के क्लास में ये पढ़ाई के लिए स्वीकृति मिली। और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के जितने भी छात्रों ने इस कहानी को पढ़ा, सिलेबस में शामिल किया गया, उस पर लोगों ने, छात्राओं ने रिसर्च किया, खासकर छात्राओं ने, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि हुई। आपको सर लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? मैं तो पहले बतला चुका हूँ शुरू में कि रामलीला के दौरान मुझ में ये प्रेरणा जगी कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मतलब कि लेखन के क्षेत्र में करूँ या मंचन के क्षेत्र में। तो वही प्रेरणा, शुरुआती प्रेरणा मुझे वहीं से मिली। लेकिन बाद में जब मैं कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में आया तो मुझे लगा कि मैं नहीं जानता कि ये कैसी शैली है मेरी, क्या है। ये तो पाठकों ने निर्णय दिया, या मेरे मित्रों ने, साहित्यकार मित्रों ने कहा कि आपकी शैली तो बिल्कुल प्रेमचंद जी की शैली जैसी है। कुछ मित्रों ने तो यहाँ तक कहना शुरू किया कि आप एकदम बिहार के प्रेमचंद हैं। मैंने कहा भाई, मैं प्रेमचंद अलग चीज है, मैं अलग चीज हूँ। कोई साहित्यकार किसी साहित्यकार की तुलना नहीं। मैं प्रेमचंद की बराबरी कर लूँ, ये मेरी औकात नहीं है। बिल्कुल सर। मैं राम बाबू नीरव हूँ, और राम बाबू नीरव ही रहना चाहता हूँ। मेरी पहचान राम बाबू नीरव के रूप में हो, न कि प्रेमचंद। उनका एक अलग आज्ञा है, उनकी ऊंचाई को छूना किसी भी साधारण लेखक के बस की बात। बिल्कुल सर। ये अलग बात है कि मैं जो लिखता हूँ वो ग्रामीण परिवेश पर लिखता हूँ। मेरी शैली सरल, सहज और बिल्कुल आम भाषा में है, जिसे आम पाठक भी पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, उसे आत्मसात करते हैं। आपके पास सर कोई विशेष लेखन तकनीक है? क्योंकि आज के युवा को बहुत ही, मतलब आज के बच्चा एक सही से, मतलब कुछ भी 10 लाइनें नहीं लिख पाती है, और आप बहुत सारी कहानी कंटिन्यू लाए जा रहे हैं, प्रकाशित किए जा रहे हैं, तो उसके पीछे का सर बताएं। आपने जो प्रश्न किया वो थोड़ा
भारी प्रश्न भी है और बिल्कुल सहज प्रश्न भी है। लेखन की जो प्रेरणा है वो आंतरिक भाव है, अंदर से पैदा होता है। उसके लिए किसी विशिष्ट तकनीक की आवश्यकता नहीं, ये कोई तकनीक नहीं है। लिखना एक मतलब अभ्यास है। आप अभ्यास करेंगे, अगर आप डायरी लिखते हैं, डायरी लिखते रहिए, आप बराबर अभ्यास करते रहिए, आपको लगेगा कि मेरी डायरी तो कोई कहानी बन सकती है। तो ये अंतर अंतर की भावना है, ये कोई ये नहीं है, तकनीक नहीं है। लेखन कोई तकनीक नहीं मेरी दृष्टि में। वैसे ये बहुत विद्वान लोग उसे जो कहते हैं कि तकनीक है, ये है, वो है, जो कहते हैं, लेकिन मैं इसको नहीं मानता। यह अंतर का भाव है। भाव जब व्यक्त होता है, और हम वही लिखते हैं, कोई भी लेखक वही लिखता है जो वो आंखों से देखता है, घटना घटित हुई देखता है, उस घटना को वो अपनी भावना में व्यक्त करता है, अपने भाव को व्यक्त करता है। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैंने जो कुछ भी अब तक लिखा है उसमें समाज को मैंने कुछ देने का प्रयास किया है। समाज उससे कुछ शिक्षा ले, हमारी जो युवा पीढ़ी है वो उससे कुछ शिक्षा ग्रहण। मैं अपनी तारीफ करना नहीं चाहता, लेकिन एक युवक है, ये खुलेआम मंच से ये कहता है कि मुझे इस मुकाम तक लाने में नीरज जी के साहित्य का बहुत बड़ा योगदान। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि कम से कम मेरे लेखन से किसी को प्रेरणा तो मिली। तो साहित्य का ये महत्व यही होना चाहिए कि उससे प्रेरित हो, कोई प्रेरणा मिले। किसी भी सर कहानी का टाइटल डिसाइड करना और कहानी के किरदार को डिफाइन करना कितना सर मुश्किल वाला वो काम? हाँ, काम बताएं। काम तो मुश्किल का है। मैं जो करता हूँ तो कोई घटना को देखता हूँ। अब जैसे औरत ना होने का दर्द मैंने कहानी देखी, तो बचपन में जो हिजड़े लोग आते थे घर गृहस्थी में अपना मांगने, तो वो देख करके मुझे लगा कि ये समाज से अलग क्यों है, समाज से किसी। मैं उस समय ये नहीं जानता था कि हिजड़े क्या होते हैं, हिजड़े क्या होते हैं, या तो जब मतलब हुआ कि वो किन्नर है, थर्ड जेंडर उसको कहा जाता है, तो ये एक अलग है, स्त्री न वो स्त्री है न पुरुष। तो उस मनोभाव को व्यक्त करना एक कठिन समस्या होती है कि उसके अंदर भी तो कुछ भाव होगा। बिल्कुल, कि हम इस तरह के संपूर्ण पुरुष जो हैं या संपूर्ण स्त्री जो है उस तरह का क्यों नहीं है, हमको क्यों ऐसा बनाए। इसी भाव को मैंने अपने और जो मैं समझता हूँ, मैं अपने मुंह से तो नहीं कहना चाहता, लेकिन निश्चित रूप से वो मील का पत्थर है वो कहानी। और लगभग अभी तक 16 पत्रिकाओं में वो छपती थी, और वो ग्रंथायन द्वारा पाठ्यक्रम में भी शामिल की गई। इससे बड़ी बात और क्या होती। लेखन में सर आपका सबसे पसंदीदा पहलू क्या है? पहलू से आपका तात्पर्य क्या है? मतलब आप समाज के चाहे देश के किस गतिविधियों पे ज्यादातर आपका फोकस रहता है कि किन चीजों को सामने लाया जाए ताकि समाज और देश का गतिविधि में कुछ चेंजिंग आए, अच्छा मैं सकारात्मक सब पे प्रभाव? मैंने अब तक जितनी भी बातें बताई, औरतों पर मेरा फोकस ज्यादा रहा है, औरतों की दुर्दशा पर, औरतों की दिनचर्या पर, या औरतों के साथ जो भेदभाव किया जाता है। प्राचीन काल में सर बहुत होता था, प्राचीन काल से लेकर के आज भी तो हमारे साथ हो रहा है, हमारे देश में हो रहा है, नहीं हो रहा है ऐसी बात नहीं है, आज भी हो रहा है। आज भी महिलाओं के साथ मतलब दुर्व्यवहार का व्यवहार किया जाता है, आज भी स्त्रियों में युवतियों का बलात्कार होता है, दुख डाला है। और मेरे जो समालोचक या आलोचक मित्र हैं वो यही कहते हैं कि नीरज जी औरतों पर ज़्यादा लिखते हैं, औरतों की दुर्दशा पर कहें या औरतों के हालात पर कहें, इस पर ज़्यादा लिखते हैं। अभी जो मेरा छठा उपन्यास आया सुरक्षिता, उसमें और मैंने महिला के उस चरित्र को दर्शाया है जिसमें उसे घृणा का पात्र माना गया। तो महिलाओं का कई रूप है, कई रूप में वो सामने हमारे समाज के सामने आती है, उनमें से एक रूप सुरक्षा है। अगर मैं इस पर नहीं लिखता तो मुझ पर यह भी आरोप करता कि आप तो औरतों की दुर्दशा पर लिख रहे हैं, लेकिन औरतें जो कुचक्र उस पर भी तो कुछ लिखी। बिल्कुल मैंने लिखा, औरतों के कुचक्र पर भी लिखा, और आगे भी मेरी योजना है कि मैं समाज को कुछ दूं, समझने के लिए कुछ दूं कि ये क्या है, इसको समझो, और हमारी जो पीढ़ी है वो समझे कि साहित्य क्या चीज, साहित्य क्या है, साहित्य
प्रेरणा स्रोत है। रामायण हो, महाभारत हो, गीता हो, ये सब पहले साहित्य है। इसे लिखने वाले पहले साहित्यकार हैं। पहले कहा जाता है महामुनि व्यास, पहले कहा जाता है महामुनि वाल्मीकि, जो हमारे आदि कवि हैं। तो ये जो कुछ उन्होंने लिखा, धार्मिक ग्रंथ लिखा, तो आखिर वो साहित्यकार थे, लिखने की क्षमता उनमें थी, तभी तो उन्होंने लिखा। इसलिए साहित्यकार को कभी भी हे दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। साहित्यकार समाज का रीढ़ है। समाज में बुराई हो, अच्छाई हो, उसको प्रतिपादित करने का दायित्व अगर किसी का है तो साहित्यकार। एक साहित्यकार का उच्च शिक्षा का होना या ना होना, दोनों में क्या संबंध रखते हैं सर? ये उच्च शिक्षा, तो ये वर्तमान संदर्भ में देखें तो वो उच्च शिक्षा का जो है वो आर्थिक दृष्टिकोण से इसको देखा जा रहा है। वो अर्थ पर ये हो गया है। अभी हम अपने नौनिहालों को डॉक्टर बनाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं, पायलट बनाते हैं, या जो भी बनाना हो तो वो आर्थिक दृष्टिकोण से बनाते हैं। लेकिन उनमें वो चेतना, वो भाव नहीं आता है जो समाज में सभ्य नागरिक को उठना चाहिए। बिल्कुल। आज क्या हो रहा है, आज हमारे परिवार में जो हमारी स्थिति है, बुजुर्गों की क्या स्थिति है, अवहेलना की दृष्टि देखा जाता है। तो ये क्यों है? क्योंकि नैतिकता का पतन होता है। और नैतिकता जो कहीं से प्राप्त होगा तो वो साहित्य है। साहित्य ही नैतिकता प्राप्त, हम उसको ग्रहण करें। आपने दूसरा प्रश्न किया कि शिक्षा से साहित्यकार का क्या ये हो सकता है, तो मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं मात्र माध्यमिक ही कर चुका हूँ। प्रथम श्रेणी में मैंने माध्यमिक किया था, तो कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियां थी जिसका मैंने उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं किया। लेकिन स्वाध्याय से, अपने अध्ययन से मैंने इतना ज्ञान अर्जित किया कि मैं लिख सकूँ समाज को। और ये साहित्यिक जो भाव है, वो पहले भी बताता हूँ कि हृदय की भावना है, वो किसी के मन में भी आ सकता है। महाकवि कालिदास ने कोई डिग्री नहीं ली थी, तुलसीदास ने कोई डिग्री नहीं ली थी, लेकिन आज देख लीजिए कहाँ कहाँ से रिसर्च हो रहे हैं, इस पर देश दुनिया के लोग ये कर रहे हैं। तो ये कोई बाधक नहीं है, शिक्षा कोई बाधक नहीं है साहित्य के क्षेत्र में, वो मुक्त है। आज के सर इस आधुनिक युग में युवा मातृभाषा से दूर होते जा रहे हैं सर, इस पे आपका क्या राय है? मैं प्रथम चंद शब्दों में ये पहले बता दूं कि साहित्य, सभ्यता और संस्कृति, ये तीन मानव का चरित्र निर्माण करता है। अगर हम साहित्य को भूल जाते हैं, सभ्यता को भूल जाते हैं, संस्कृति को भूल जाते हैं, तो हम किसी भी हालत में एक अच्छे नागरिक कहलाने के योग्य नहीं रहते। आज हमारे देश में पाश्चात्य सभ्यता की जो छाप पड़ती जा रही है, हम सब कुछ भूलते जा रहे हैं, अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति, सब कुछ को भुला दिया है हमने। इसका परिणाम यह है कि हम विघटन के कगार पर खड़े हैं। आज मैं अपने बात बता दूं कि कम से कम छात्रों को, युवकों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। राजनीति हमें विध्वंस करना सिखाती है, कभी भी एक अच्छा नागरिक बनने की दिशा में नहीं। जब अच्छा नागरिक नहीं बनेंगे तो एक अच्छा समाज नहीं होगा, किसी भी तरह से नहीं होगा। आज हमारा समाज विघटन के कगार पर खड़ा है, हम देख रहे हैं क्या हो रहा है हमारे साथ। आज आप पड़ोसियों की बात छोड़ दीजिए, परिवार में ही कला है, हमारे परिवार की कला है। आज के सर युवा पीढ़ी नशा के क्षेत्र में जाके न वो शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दे पा रहे, ना ही साहित्य के क्षेत्र में, तो उन युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे सर आप, जो नशा के क्षेत्र में जा रहे हैं? नशा सबसे बड़ा घातक है, नशा करना सबसे बड़ा घातक है। और युवाओं से मैं यही कहूंगा कि अगर तुम अपना चरित्र निर्माण करना चाहते हो, अगर तुम देश के सच्चे नागरिक बनना चाहते हो, तो नशा से दूर भागो। और उस नशा करने का जो तुम्हारा तरीका है, जो करते हो या ये करते हो, वो बहुत ही घृणित चीज है। उससे आप अलग होकर के तुम कुछ ऐसा करो जिससे समाज में, गांव में, देश में, राष्ट्र में मान बने, प्रतिष्ठा। आपका सर खेल में रुचि है? खेल में रुचि थी मेरी पहले बचपन में, लेकिन जब से मैंने वो नाट्य लेखन और नाट्य मंचन की ओर अपने आप को मोड़ा,
तब से वो खेल का। कौन सा खेल सर आपका सबसे हम प्रिय है? फुटबॉल खेला करते थे और कबड्डी और ये कुश्ती। आज के दिनों में सर क्रिकेट बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध होता गया और युवाओं का सबसे पहला चॉइस क्रिकेट ही रहता है, तो उस पर आपका क्या कहना है? ये एक व्यवसाय हो चुका है, इसका व्यवसायीकरण हो चुका है। ये खेल की दृष्टि से नहीं खेला जाता है, बल्कि अरबपति करोड़पति खरबपति बंधु की दृष्टि से खेला जाता है। इसलिए इस पर मैं कोई टिप्पणी देना नहीं चाहता। व्यवसायीकरण जिस खेल का हो गया वो पूंजीपतियों पर उस पर एकाधिकार हो गया। ऐसे में टैलेंट का भी हाँ, पतन होता पतन होता चला। हमारा खेल था, हमारा राष्ट्रीय खेल था, फुटबॉल था, कुश्ती था, ये कबड्डी था। हम लोगों ने सबको भुला दिया। तो वो संस्कृति से जुड़ी हुई बात थी जिसको हमने भुला दिया। आपके पास सर कोई और विशेष प्रतिभा है जो अपने आप सभी सुनने वाले दर्शकों को बताना चाहेंगे? एक सफल नागरिक बनो, कुछ ऐसा करो जो तुम्हारा एक आदर्श बने, लोग तुमसे प्रेरित हो, लोग तुम में, जैसे अभी हमारे पुपी में है अतुल बाबू हैं, वो युवाओं को प्रेरित करते हैं, बच्चों को उत्साहित करते हैं और सभी मतलब में ये कोशिश करते हैं। वो मुझसे भी कहते हैं अतुल बाबू कि सर आप नए नए लड़कों को उत्साहित कीजिए। मैं यही प्रयास करता रहा हूँ, भविष्य में भी करता रहूँगा। अभी मेरे पुपरी के कुछ नौजवानों ने मेरे नाम पर संस्था का गठन किया, नीरज साहित्य परिषद। मैंने मना किया कि भाई मैं तो जिंदा हूँ, जिंदा नहीं सर, आप देखने नहीं आइएगा। वो हमारे यूएस कर्नाकर जी हैं, संस्था के सदस्य के अध्यक्ष हैं, ये संजय चौधरी जी हैं, संस्था के सचिव हैं, स्वतंत्र सांडील जी हैं, उपाध्यक्ष हैं, राहुल जी हैं, कोषाध्यक्ष हैं, ये सैदपुर के हैं, गौतम कुमार पासवान जी हैं, आशीष रंजन प्रणव जी हैं, हमारा एक नया लड़का है ईशान गुप्ता, वो सब कर रहा है। मैं नहीं कहता कि मैंने इसको प्रेरित किया, लेकिन कम से कम उसमें उत्साह तो जगह है कि कुछ हम अच्छा करें, कुछ दें समाज को। और उन लोगों के उत्साह की बदौलत मुझे भी उत्साहित होना पड़ता है। और मैं कहता हूँ कि नहीं, मैं अकेला नहीं, मेरे साथ बहुत सारे लोग, मेरे साथ युवा पीढ़ी है, मेरे साथ ये मेरी तीसरी पीढ़ी भी मेरे साथ है। तो ये बहुत बड़ी बात है। आप हैं मेरे साथ, बहुत बड़ी बात है। नवीन जी हैं, ये बहुत बड़ी बात है। वो ये परवीन जी हैं, ये सब बहुत बड़ी बात है ना कि आप लोग भी कुछ करने जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। ये प्रतिभा संपन्न लोग हैं आप लोग। आप लोगों से बहुत बड़ी भविष्य में बड़ी बड़ी आशाएं हैं। तो यही नौनिहाल है ना, यही लोग ना प्रेरित होते हैं। तो मैं अगर प्रेरणा हूँ आप लोगों की निगाह में, तो ये मेरे लिए भी गौरव की बात है। बिल्कुल सर, आप आज के युवाओं को, युवा पीढ़ी आपको बहुत सारे नहीं जान पा रहे थे, बट मध्यम एज वाले, चाहे जो बहुत बुजुर्ग हैं, वो तो आपको सर जान ही रहे हैं। इसमें तो कोई दोहराई वाली बात हाँ, इसमें कोई दोहराई नहीं। अरे मेरी कोशिश बचपन से ही रही है, या शुरुआती दौर से ही, जब मैं साहित्य के क्षेत्र में आया, कि मैं बहुत अपने को फ्लैश नहीं करूं। मैं अपना कर्तव्य, मेरा जो कर्तव्य है, एक लेखक का जो कर्तव्य है, मैं उसका पालन करता रहूं बस। और जो हमको मिलना होगा मिल जाए। बिल्कुल सर। अतीत की परछाई पर आपका क्या है? हाँ, ये बहुत बड़ा है प्रश्न आपका। ये अतीत की परछाइयाँ जो है, वो मेरा सपना है, एक सपना। हर सभ्यता, हर संस्कृति, हर स्टेट, हर जिला, हर प्रखंड का अपना इतिहास होता है। जी सर। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि सीतामढ़ी जिले का अपना कोई इतिहास नहीं है लिखित रूप में। इतिहास तो है ही, लेकिन लिखित रूप में कोई इतिहास नहीं है। सीतामढ़ी एक महत्वपूर्ण स्थान है, पुपरी एक महत्वपूर्ण स्थान है। सर बिल्कुल। सीतामढ़ी जिला का अनुमंडल, पुपरी अनुमंडल एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो मेरे मन में एक जिज्ञासा जगी। पहले तो जिज्ञासा ये हुई कि मैं अब अंतिम क्षण में अपनी आत्मकथा लिखूँ। अब मेरा 73वां वर्ष होने जा रहा है। ये 23 अप्रैल को मेरा जन्मदिन भी है। तो 23 अप्रैल को मैं 73 वर्ष का हो जाऊंगा। तो कुछ मैं ऐसा कर दूं जो हमारी आने वाली पीढ़ी जो है उसको कुछ प्रेरणा के रूप में ले। तो मैंने लिखना आरम्भ किया। अतीत की परछाइयाँ अपनी कथा, आत्मकथा के रूप में को मैंने प्रोड्यूस किया। लेकिन मुझे लगा कि मेरी आत्मकथा पढ़ करके युवा पीढ़ी को क्या मिलेगा, ये मेरी कहानी तक सीमित रह जाएगी। तो मैंने उसे तिरहुत प्रमंडल का इतिहास बनाया। तिरहुत प्रमंडल, या उसको मिथिलांचल कह लीजिए, या फिर मिथिला राज्य कह लीजिए,
वहां से मैंने शुरुआत की, यानी रामायण काल से शुरुआत की, त्रेता युग से शुरुआत की। उसकी बहुत सारी किंवदंतियां हमारे पुपरी के साथ और सीतामढ़ी के साथ जुड़ी हुई है। माँ जानकी का जन्म ही सीतामढ़ी पुनर्धाम में हुआ है। तो मुझे लगा कि ये कुछ देना चाहिए ताकि युवकों को का उत्साह जगे और वो प्रेरणा ले सके। तो त्रेता काल से आरंभ करके मैंने आज़ादी, गुलामी, आज़ादी, मुगल काल, इस सब को लेते हुए मैं वर्तमान काल तक आया। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट युवाओं के लिए सर बहुत जरूरी भी है अतीत के बारे में अतीत के बारे में जानना, अपने अतीत के बारे में जानना, अपने पूर्वजों के बारे में जानना, ये जानना कि पुपरी का उद्भव आखिर हुआ कैसे, पुपरी बना कैसे। सर एक और भी बहुत सारा मतलब लोग कंफ्यूज रहते हैं, मिथ है जनकपुर और पुपरी के बारे में, इस पे आपका क्या विचार है सर? पुपरी का नामकरण, जी सर, ये लिखित रूप में तो कहीं नहीं है कि पुपरी का नाम पुपरी कैसे पड़ा। जी सर, लेकिन किंवदंती है, बड़े बुजुर्गों का कहना है। हमारे पिताजी, हमारी माँ ने भी कहा था इस पर। ये नानपुर के पंडित राजेंद्र मिश्र नानपुरी थे, बहुत बड़े समाजवादी थे। उन्होंने भी बताया था एक बार मुझे कि पुपरी का नामकरण इसलिए पड़ा कि माँ सीता, जब श्री राम जी का विवाह हुआ जनकपुर धाम में माँ सीता के साथ, चारों भाइयों का विवाह हुआ चारों बहनों के साथ, तो विदाई के बाद उनकी डोली जब यहाँ से चली तो यहाँ पुपरी में कुछ देर के लिए कलेवा के लिए थे। तो माँ सीता का पाँव चूंकि यहाँ पड़ा था, कि पाँव जब यहाँ पड़े थे, तो इसलिए इसका नाम रखा गया पाँव पड़ी, जो बाद में अभ्यंग रूप में बदलते बदलते पुपरी हो गया। लेकिन इसमें कुछ लोगों का कहना है, पंथ पाकर एक जगह है सीतामढ़ी में, उन लोगों का कहना है कि नहीं, ये माँ जानकी की डोली पंथ पाकर होकर गुजरी थी और माँ जानकी यहीं पर रुकी थी। उन्होंने दातून किया था, उस दातून से जो फेंकी थी तो वही पंथ पाकर पेड़ पैदा हुआ था, जिसकी पूजा लोग करते हैं। तो तरह तरह की किंवदंतियां हैं, उसमें सत्य क्या है नहीं है कोई नहीं कर सकता। दावे के साथ किसी के पास भी सबूत नहीं है कि हम माने कि यही सत्य है। ये किंवदंतियां हैं, लोकोक्ति है, लोकोक्ति के आधार पर लोग मानते हैं। उसी तरह से जनकपुर रोड, तो जनकपुर रोड पुपरी 2 खंड में बटा हुआ था। अभी तक भी 2 खंड में बटा हुआ था। एक था झज्जट और दूसरा था पुपरी। तो झज्जट को भी झज्जट बाजार कह करके पुकारा जाता था और पुपरी को भी पुपरी बाजार कहकर पुकारा जाता था। जिस समय रेलवे का स्टेशन यहाँ निर्माण हुआ तो उसके नामकरण को लेकर के दुविधा की स्थिति उत्पन्न हो गई। अब झज्जट के लोग कह रहे थे कि इसका नाम झज्जट स्टेशन रखा जाए, पुपरी के लोग कह रहे थे कि नहीं इसका नाम पुपरी स्टेशन रखा जाए। तो बड़ी बल्कि स्थिति ये हो गई, तनावपूर्ण हो गई, हिंसा की घटना भी घटने की नौबत आ गई। तो आला अफसरों ने, रेलवे के आला अफसरों और कुछ पदाधिकारियों ने, जिसमें अंग्रेज पदाधिकारी भी थे, वो थाना प्रभारी वगैरह भी थे, उन लोगों ने समझा कि नहीं भाई इसमें कुछ अलग ढंग का नाम रखा जाए ताकि दोनों में से किसी को भी उस पर आपत्ति न हो। तो उसमें से एक व्यक्ति ने सुझाया कि पुपरी से जनकपुर धाम जाने का सीधा रास्ता है, तो क्यों ना इसका नाम, स्टेशन का नाम जनकपुर रोड रख दिया जाए। दोनों पक्ष के लोगों से पूछा गया क्या आपको उस पर आपत्ति है, तो नहीं ठीक है रख दीजिए। तो जनकपुर रोड नाम पड़ा उसका, और ये पोस्ट ऑफिस का नाम उसी समय जनकपुर रोड पोस्ट जो है पोस्ट ऑफिस टाइम रहा, और जनकपुर रोड पोस्ट ऑफिस। तो इसका नामकरण की ये कहानी है। उसके बाद एक और बड़ी बात है कि जनकपुर धाम में जब नौलखा मंदिर बन रहा था, वो टीकमगढ़ की महारानी बनवा रही थी, तो टीकमगढ़ उसके लिए सारा सामान टीकमगढ़ से आया था और सारा सामान पुपरी रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी द्वारा उतारा गया था और यहीं से कटही गाड़ी, इस समय कटही गाड़ी चला करता था, उस कटही गाड़ी से उठा करके जनकपुर धाम गया था। तो ये भी बहुत बड़ी बात है, ऐतिहासिक बात है, बड़ी उपलब्धि जनकपुर की। और ये भी गौरव की बात है कि पुपरी में मतलब 6 राइस मिल हुआ करते थे, अनगिनत गद्दियाँ हुआ करती थी, और दूर दराज नेपाल तक के कृषक जो है वो अपने अनाज लेकर के पुपरी में आया करते थे बेचने के लिए। एक बहुत बड़ी मंडी थी पुपरी, एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार के तौर पर देखा जाता था पुपरी को। आज के दिनों में उन चीजों में भी बहुत गिरावट है, ये बल्कि न के बराबर हो चुका है, वो खत्म हो चुका है वो सारा कुछ। वो सारा इसलिए हो गया कि वो ये हो गया पूंजीपतियों का, ये हो गया सारा जो आप धान जैसे है
तो वो बड़े बड़े मिल में जहाँ का जो कुटीर उद्योग था वो सब चौपट हो गया। आधुनिक बिजनेस की ओर बढ़ रहे हैं। बढ़ रहे हैं। तो ये अच्छी बात है, लेकिन कुटीर उद्योग को तो समाप्त कर दिया गया, गरीबों को कुचल दिया गया। ये 6-6 राइस मिल मामूली बात नहीं है, कुटीर के बहुत लिए सारे गौरव मजदूर लोगों के लिए जीवन यापन का एक बहुत ही अच्छा जरिया हुआ करता था। तो वो सब खत्म हो गया और हम लोग किस जीवन में आ गए हैं, किस जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, तो देख ही रहे हैं आप लोग। नई पीढ़ी के लोग हैं, आप लोग समझिए और अतीत को देखिए। उसी अतीत को मैंने अपने अतीत की परछाया में लिखा। सर, आप अपने जीवन काल का कोई ऐसा घटना बताएं जो आम आदमी नहीं देखना चाहता है, या वो पुपड़ी से जुड़ा हुआ हो या वो आपके पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ हो। ऐसा कोई अप्रिय घटना जो आप चाहेंगे कि किसी के नसीब में ना हो, चाहे वो आपके साहित्य के लेखन टाइम में। मैं एक ऐसी मतलब इंसानियत की घटना बताता हूँ जिसका जिक्र मैंने अपने उपन्यास धरती दीवारी में किया है। इंसानियत। जी सर। मेरा जन्म हुआ तो जब मैं 6 महीने का था, उस समय ये 1953-54 की घटना है। 53 का मेरा जन्म है और वही 53 के लास्ट की घटना है। तो उस समय ये बुधनद नदी पर वो बाढ़ नहीं हुआ करता था, और बरसात के समय में पूरा पानी शहर में आ जाता था। टावर चौक जो अभी देख रहे हैं वो कपूरी चौक, ये सब बड़ा पानी से भर जाया करता था। और उस समय घरैया नाव चला करता था। नेपाल से व्यापारी लोग आते थे, किसान लोग अपना अनाज वगैरह लेकर बेचने आते थे, तो घरैया नाव से व्यापार होता था बरसात के दिनों में। 3 महीने तक वो पूरा आवागमन था। आज भी कुछ वर्षों तक ये स्थिति बनी हुई थी। तो मेरी माँ को कॉलरा हो गया, मैं 6 महीने का था उस समय, और मैं जुड़वा भाई बहन, मेरी एक जुड़वा बहन भी थी। तो डॉक्टर ने में मानिक चंद भट्टाचार्य करके एक डॉक्टर हुआ करते थे पुपरी में। तो उन्होंने कहा कि भाई बच्चे को आप माँ का दूध मत दीजिए। तो पिताजी बड़ी परेशानी हुई, बाढ़ का समय, चारों तरफ पानी फैला हुआ है। फिर भी वो किसी तरह से बकरी वगैरह का दूध कहीं से जुगाड़ करके, कि मैं बकरी का दूध पी करके या डब्बा बंद दूध पी करके उल्टी कर दिया करता था। मेरी हालत बिगड़ने लगी। तो बाबूजी ने सोचा कि किसको कोई माँ इसको अगर दूध पिला दे कुछ दिनों तक इसकी रक्षा हो सकती है। तो मेरे हम उम्र 2-3 थी, उनकी आबिद मिस्त्री हुआ करते थे। उनकी माँ थी मकमुल, मस्जिद रोड में उनका घर हुआ करता था। टावर चौक से उधर जो मस्जिद रोड, और उसी जगह मेरा भी घर था टावर के पास में, पहले पुश्तैनी घर। तो एक महिला थी जो हम लोग के कास्ट की ही थी, लेकिन उसने मना कर दिया कि हम अपना दूध नहीं पिलाएंगे। तो आबिद मिस्त्री उसी जगह बैठे हुए थे उसी दुकान पर। वो मेरे पिताजी की गोद से छीन करके ले गए, और उनकी पत्नी और जाले की थी, उसने अपना दूध मुझे लगभग 1 महीने तक अपना दूध पिलाया। तब मैंने जान की ये बहुत ही बड़ा सर मानवता वाली बात है। मैंने आज मैं जिंदा हूँ तो उस माँ की बदौलत जिंदा हूँ। ये मैं संदेश तरीके से आपको दूसरा जीवन उन्होंने दिया। आपके सर जीवन को देख करके मुझे हरिवंश राय बच्चन जी का एक पंक्ति याद आ रहा है, मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा। वही है आपका जीवन का मुझे मतलब एक फाइनली कंक्लूजन जो देखने में मिला। क्योंकि आज के युग में कोई भी गार्जियन अपने बच्चे को साहित्य के क्षेत्र में नहीं भेजते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है इसमें कोई फायदा है ही नहीं। लोग फायदा वाली बात देखते हैं आज के डेट में माता पिता। लेकिन आपने किया। अब मेरे परिवार में भी होता है कि क्यों ऐसा करते हैं, क्यों लिखते हैं, क्यों भाई लिखता हूँ, ये मेरी भावना है, मैं अपनी भावना व्यक्त करता हूँ। आपने अपने मन की सुना। हमने अपने मन की सुना। आज हमको 2 लोग जानते हैं, 2 लोग मुझे सम्मान देते हैं, इससे बड़ी दौलत है क्या? कोई दौलत नहीं। दौलत यहीं रह जाएगी, क्योंकि अंतिम पड़ाव में कोई दौलत। और एक बात मैं और बता दूं आपको कि हर कोई, बड़े बड़े प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, जो भी हो, कोई बड़ा अधिकारी हो, सब जब कुर्सी से उतरते हैं तो उनके नाम के आगे भूतपूर्व लग जाता है। बिल्कुल सर। हाँ, रिटायर्ड या भूतपूर्व अवकाश प्राप्त लग जाता है। लेकिन साहित्यकार एक ऐसा जीव है जिसके नाम के न तो आगे भूतपूर्व लगता है न पीछे भूतपूर्व लगता है। अपने जीवन काल में भी साहित्यकार रहता है और मरने के बाद भी साहित्यकार ही रहता है, क्योंकि उनके द्वारा रचित रचनाएं अमर।
रचनाएं अमर, साहित्यकार अमर है। सर अंत में आज के युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि आप समाज के लिए कुछ कीजिए। अपने लिए तो आप करते हैं, अपने लिए तो हर कोई जीता है, अपने के लिए तो पशु भी दे देता है, लेकिन समाज के लिए जीना बहुत बड़ी बात है। जब आप समाज के लिए जिएंगे तो समाज भी आपको वही मान देगा जो राम को मान मिला है, जो कृष्ण को मान मिला है, जो गौतम बुद्ध को मिला है, महात्मा गांधी को मिला है। महात्मा गांधी ने समाज के लिए किया, राष्ट्र के लिए किया। बुद्ध ने राष्ट्र के लिए किया, समाज के लिए किया। कृष्ण ने, राम ने, सब समाज के लिए किया। तो समाज के लिए कीजिए। समाज सबसे बड़ी चीज, मानवता सबसे बड़ी चीज, उसके आगे सब कुछ झूठा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपका भी, आपने मुझे मौका दिया प्रथम एपिसोड में। मौका सर आज की युवा पीढ़ी को बहुत ही जानना जरूरी था, और आपके इतने अनुभव वाले व्यक्ति से बहुत कुछ सीखने को युवाओं को मिल सकता है, जो कि कहीं ना कहीं गुमनाम की ओर चला गया था। तो पुपड़ी पेज के माध्यम से, पुपड़ी पेज के टीम के द्वारा ये सोचा गया कि सबके नज़रों में आना चाहिए ये चीज़ें, ताकि कुछ ना कुछ सीखने को मिले सबको। धन्यवाद आपको भी, पुपड़ी पेज को धन्यवाद।